हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हिमरेश क्लासेस। एंड आज हम करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड की वीडियो नंबर 2। और इस वीडियो में हम टॉपिक को ख़त्म करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो नंबर 1 दी थी, पार्ट 1 दिया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। उसी के साथ वीडियो नंबर 2 उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने 11th क्लास की चीज़ों को इंक्लूड कर दिया है। और 11th क्लास की चीज़ों को इंक्लूड करने का मतलब है कि आपकी उस 11th क्लास में चैप्टर नंबर 2 मेरे ख्याल से है लिविंग वर्ल्ड के नाम से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर ही लिविंग वर्ल्ड के नाम से है तो ऑब्वियसली वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। उससे पहले मैंने कहाँ पर छोड़ा था वीडियो नंबर 1 में अपनी, वहाँ पे मैंने टेरेस्ट्रियल करा दिया था, यानी कि लैंड वाला हैबिटेट करा दिया था, लैंड का। कोस्टल कराया था, ठीक है, एक्लीमेटाइजेशन कराया था, ये सारी चीज़ें कराई थी। आज हम करेंगे, पहले स्टार्टिंग करेंगे एक्वेटिक हैबिटेट से, जो कि इंपॉर्टेंट है। उसको कर लेते हैं फटाफट से। देखो, एक्वेटिक हैबिटेट मतलब जलीय, यानी कि जल वाला, जो पानी के अंदर जो निवास स्थान होता है वेरियस ऑर्गेनिजम्स का, उसको कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, तो वो कौन कौन सा होता है? मरीन होता है, यानी कि समुद्री, यानी कि मरीन मतलब जहाँ पर आपको सॉल्टी वाटर देखने को मिलता है, यानी कि नमकीन पानी देखने को मिलता है। और वो कौन कौन सी जगह है? जैसे ओशंस हो गए, आपके महासागर हो गए, सी हो गया, ठीक है, ओशंस हो गए, सीज हो गए। तो ऐसी जगह पे आपको मरीन हैबिटेट देखने को मिलता है, यानी कि जो आपके समुद्री जीव होते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये होम है। कौन होम है? मरीन हैबिटेट में कौन कौन आता है? ओशंस आते हैं, सीज आते हैं वगैरह। तो ये जो है क्या है? बहुत सारे फिशेस का वाइड वेराइटी ऑफ, मतलब फिशेस की भी वाइड वेराइटी, ठीक है, उनके लिए ये मरीन हैबिटेट होम है। अच्छा, उसके बाद है जैसे मरीन क्रिएचर्स हो गए आपके, वो एस्ट्यूरी में आपको मिलेंगे। एस्ट्यूरी में मतलब क्या होता है? एस्ट्यूरी होता है जहाँ पे जो रिवर होती है वो सी से जा करके मिलती है। ठीक है, सी रिवर होती है पूरी, ये रिवर है मान लो, तो ये पूरी जो रिवर बह रही है वो सी से जाकर के मिलेगी। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा ना, वो एस्ट्यूरी का होगा। तो एस्ट्यूरी में बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं जो हमें पाए जाते हैं, समुद्री क्रिएचर्स, यानी कि समुद्री जीव। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो मरीन मैमल्स क्या होते हैं भाई? एक सेकेंड। मरीन मैमल्स माइग्रेट टू लॉन्ग डिस्टेंस टू कोप विद टेम्परेचर, यानी कि जब भी कोई एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंज होता है, जब भी तापमान में परिवर्तन आता है, तो उससे निपटने के लिए वो जो हमारे समुद्री जीव होते हैं, मेनली मरीन मैमल्स, यानी कि समुद्री स्तनधारी जो होते हैं, वो जो है लंबी दूरी तय करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लेंगे वेल्स को। ठीक है, तो ये मरीन हैबिटेट का छोटा सा वो था। अभी देखेंगे ओशंस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं ओशंस के बारे में, तो वो देख लेते हैं। ओशंस मतलब आपका महासागर। तो इसमें क्या होता है? जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती हैं। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती हैं और उनमें गिल्स प्रेजेंट होती है। आपको मैंने बताया था पीछे वीडियो 2 अपनी 1 में कि जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है वो मदद करती है किसको? फिशेस को मूव करने में पानी में। तो उनकी बॉडी जो है कुछ सुव्यवस्थित आकार की होती है। अच्छा, तो ओशंस में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी कुछ ऐसी ही होती है और उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम ऑक्टोपस की बात करें तो ऑक्टोपस में स्ट्रीमलाइन बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए वो ज़्यादा मूव नहीं करते। लेकिन जब मूव करते हैं कभी कभी तो उनकी बॉडी, वो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप में कर लेते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन शेप में हो जाती है। तो लेकिन वो कम ही मूव करते हैं, इसीलिए वो डीप, मतलब ओशन में बिल्कुल बॉटम पे डीप में रहते हैं, ताकि उनको ज़्यादा मूव ना करना पड़े। अच्छा, ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद है वेल्स का। तो जो वेल्स हैं उनमें आपको पता होना चाहिए कि गिल्स प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे गिल्स, ओशन में जो एनिमल्स हैं उनमें गिल्स प्रेजेंट होंगी, लेकिन जो वेल्स हैं, जो ओशंस में आपको वेल्स मिलेगी, उनमें गिल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। उनमें क्या प्रेजेंट होता है? ब्लो होल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लो होल्स क्या होता है? ये ब्लो होल्स आपको कुछ आप नोज जैसा समझो। ठीक है, नोज जैसे आपकी नोज है, ऐसी जैसे वेल है मान लो। अच्छा, इसी शेप को मैं वेल बना देती हूँ। ये मान लो वेल है आपकी, और तो यहाँ पे कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है जो कि जिसको हम ब्लो होल कहते हैं, जिसको हम हिंदी में चमचमाता हुआ छेद कहते हैं, जिसको हम हिंदी में नाक भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो प्रेजेंट होता है और वहीं से ये क्या करते हैं? ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है,
दिस इनेबल्स देम टू ब्रीथ ईजिली। अच्छा, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद फ्रेश वाटर की बात करें, अगर फ्रेश वाटर हैबिटेट होता है एक, फ्रेश वाटर हैबिटेट में क्या होता है, रिवर्स होती हैं, लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, तरह तरह की होती हैं। जैसे रिवर्स मतलब वही हो गया आपकी नदी हो गई, झील हो गई, तालाब हो गए, ये आपका प्रेजेंट होता है। फ्रेश वाटर हैबिटेट 3% होता है हमारे पास, और इनमें जो आपके मैमल्स जो क्या कहते हैं ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, देखो मैमल्स अलग होता है, ठीक है, मैमल्स को कंफ्यूज मत करना, मैमल्स गलती से बोला। तो इसमें जो है स्नेल्स हो गए, वॉर्म्स हो गए, मोलस्क एक्सेट्रा आर फाउंड इन दिस हैबिटेट, इसमें फ्रेश वाटर में ऐसे ऐसे जो आपको एनिमल्स हैं देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं पॉन्ड्स की, लेक्स की वगैरह की बात अगर कर लें, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा यहाँ पे कुछ ज़्यादा इसमें ऐसा मत देखना कि क्या मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया है, इसको बस सिंपल सा समझ लो कि जो तालाब झीलें वगैरह होती हैं उनमें जो प्लांट्स होते हैं, उन सिंपल सी बात है, कुछ आपको इसमें नहीं लिखना है, आप सिंपल अपनी उसमें नोटबुक में लिखिए, जो प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, यानी कि एक्वेटिक की बात कर रहे हैं हम, एक्वेटिक हैबिटेट की बात कर रहे हैं, तो एक्वेटिक में जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं कि आधे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही पानी के अंदर होते हैं, डूबे हुए होते हैं, जो बिल्कुल ही पानी के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाला, ये बिल्कुल ही पानी के अंदर है। कुछ प्लांट्स यानी कि बिल्कुल ही टोटली, दे आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर, जैसे कि एग्जाम्पल में लिख लीजिए टेप ग्रास, TAPEGRASS। देखो इसकी हिंदी नहीं मिली, हिंदी में टेप ग्रास ही बता रहे थे, तो आप इसको टेप ग्रास लिख लीजिए। इनकी लीव्स जो हैं रिबन लाइक लीव्स होती हैं, इनकी कौन सी लीव्स होती हैं, कैसी, रिबन लाइक लीव्स इनकी होती हैं, जो कि टोटली सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो जिनकी जो रूट्स हैं वो पानी के अंदर होती हैं, लेकिन छोटी छोटी होती हैं, जैसे यहाँ मैंने दिखाया हुआ है कि छोटी छोटी रूट्स हैं, दे आर मच रिड्यूस्ड इन साइज, यानी कि छोटी रूट्स हैं, और जो स्टेम है वो काफ़ी लंबी होती है, और ये इनकी जो ये आधे तो ये प्लांट वाटर के अंदर होते हैं और आधे बाहर होते हैं, तो जो इनकी लीव्स होती हैं वैसे इस पर फ्लोट कर रही होती हैं, ठीक है, पानी के सरफेस पे फ्लोट कर रही होती हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं। तो आपको बस इसमें इतना जानने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम देखें फ्रॉग्स, जैसे नहीं, मतलब हम दूसरी चीज़ देखते हैं इसी में, एक्वेटिक में ही फ्रॉग्स हैं, इनका हैबिटेट पॉन्ड होता है, यानी कि इनका घर जो है वो पॉन्ड होता है, लेकिन जैसे हम जानते हैं फ्रॉग एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन क्या होता है, जो पानी के अंदर भी रहता है और जो बाहर भी रहता है, ठीक है। तो वही है कि स्टे बोथ इनसाइड द पॉन्ड वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, तो ये दोनों में ही रहता है, लैंड पे भी रहता है और पॉन्ड वाटर में ही रहता है। हालांकि इसका घर जो है वो पॉन्ड है, जैसे कि आपका घर है, लेकिन आप आधे टाइम अपने दोस्त के घर पड़े रहते हैं, तो वही चीज़ है। उसके बाद इनकी जो है स्विमिंग, अब जो है ये अगर पॉन्ड में है तो भाई इनको स्विमिंग करने की भी ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो सर्वाइव कर पाए वहाँ पे, तो उस चीज़ के लिए इनके पास वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट क्या होता है, जाले वाले पैर होते हैं इनके, ताकि ये स्विमिंग अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद इनके जो लेग्स होते हैं, देखो फ्रॉक्स के ना आगे के लेग्स भी होते हैं और फ्रॉक्स के पीछे के लेग्स भी होते हैं, तो जो इनके पीछे के लेग्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो अपने शिकार को अच्छे से और आसानी से पकड़ पाए, ठीक है। तो ये आप ये चीज़ लिख लीजिए। यहाँ पे हमने एक्वेटिक हैबिटेट खत्म किया, अब हम मेन चीज़ पे अपने बढ़ते हैं फटाफट से। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कुछ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ जैसा, यानी कि जीवों की संपत्ति को परिभाषित करने वाले कौन कौन से ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बताती हैं कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है। देखो बहुत सारी होती हैं भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन होता है उनका, यानी कि ब्रीथ कर पाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सी चीज़ें करते हैं, ठीक है, जिससे कहलाते हैं कि हाँ भाई ये लिविंग है, ठीक है। तो मतलब डिफाइनिंग जो आपकी फीचर्स होंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो वो तो बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो जो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक्चुअली में यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है ये भी सारे फीचर्स ही हैं। अगर बोला जाए कि फीचर्स बताइए लिविंग बींग्स के, तो आप ये सारे फीचर्स बताएंगे, और भी बहुत सारे हैं जो बोलते हैं कि हाँ ये लिविंग बींग है तो इसके अंदर ये होगा, ठीक है। तो हमें इस तरह से कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि कुछ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो अगर हम कहें कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में होती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नॉन लिविंग में भी हो रही हैं। अगर वो ऐसा है
जैसे ग्रोथ, सबसे पहला आपको समझ में ऐसे आएगा। देखो सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करेंगे, यानी कि वृद्धि। तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ ये होता है कि आपकी सेल में इंक्रीज हो रहा है, आपकी बॉडी मास में इंक्रीज हो रहा है, तो वो है, इसका मतलब आप ग्रो कर रहे हो। जब आप बढ़ रहे हो, धीरे धीरे हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, तो ये इसका मतलब आप ग्रो कर रहे हो। तो क्या सिर्फ लिविंग बींग्स ग्रो करते हैं, नॉन लिविंग नहीं ग्रो करते? सवाल ये उठता है। तो अगर हम कहें कि हाँ सिर्फ लिविंग बींग ग्रो करते हैं, तो हम अपने हिसाब से सही है कि हाँ भाई सिर्फ लिविंग बींग ही ग्रो करते हैं, लेकिन साइंस के हिसाब से साइंस क्या कहती है कि नहीं, नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं। इसीलिए क्यों, कैसे करते हैं? कभी कभी क्या होता है कि चीज़ों पे एनवायरनमेंट की तरफ से कुछ नॉन लिविंग थिंग्स पर जो है डेपोजिशन होता है, यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं वो जमती चले जाती हैं उसके सरफेस पे, तो वो उनका मास बढ़ जाता है, कुछ ऐसा कहना है। तो नॉन लिविंग बींग्स भी ग्रोथ दिखाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नहीं, ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। मतलब ग्रोथ जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ग्रोथ जो है लिविंग में होगा, नॉन लिविंग में भी है। इसलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते। हम ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ जो है लिविंग को डिफाइन कर सकती है, नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपको ये चीज़ जाननी है कि ग्रोथ जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं, ग्रोथ एक फीचर है लिविंग का, बिल्कुल है, पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात, अच्छा दो चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है जो आपके एनसीईआरटी में बहुत ज़ोरों शोरों से मेंशन है। वो ये है कि जो ग्रोथ है वो प्लांट्स में थ्रू आउट द लाइफ हमें देखने को मिलता है। प्लांट्स में हमेशा वो ग्रो करते हैं जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते, लेकिन एनिमल्स में वो एक सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं। एनिमल्स में या फिर हम जैसे ह्यूमन बींग्स में वो एक सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं, और वो एज होती है प्यूबर्टी की, ठीक है। वो एज होती है प्यूबर्टी की, वहाँ तक एक एनिमल हो गया या ह्यूमन बींग हो गया वो ग्रो करता है, उसके बाद वो नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। और ये ग्रो कैसे करते हैं? सेल डिविजन से, सेल डिवीजन से। सेल में इंक्रीज, जैसे मान लो ये सेल है, अच्छा अब ये सेल हम कह रहे हैं कि ग्रोथ कब होगी? जब सेल में इंक्रीज होगा या मास बढ़ेगा। तो सेल में इंक्रीज मतलब सेल इंक्रीज कर, इस एक का दो हो जाएगा, यानी कि सेल डिवाइड हो गया ना, सेल डिवाइड हो गया, तो मतलब कि ग्रोथ कैसे हो रहा है? सेल डिवीजन से हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, तो रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। इसमें क्या होता है? इसमें दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, हमें पता है। एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल, यानी कि एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन लिविंग बींग्स में होता है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, हम ये नहीं कह सकते कि नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन होता है, बिल्कुल नहीं होता। पर इसको फिर भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि कुछ ऐसे लिविंग बींग्स हैं, अभी क्या है इसमें, कुछ ऐसे लिविंग बींग्स हैं जिसमें वो लिविंग हैं पर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो मतलब कि सारे लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो सिंपल सी बात है, हम उनको इस रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते भाई, क्योंकि ये पूरी तरीके से लिविंग पे नहीं है। जैसे ग्रोथ में देखा हमने कि सारे लिविंग बींग्स ठीक है ग्रोथ दिखाते हैं, पर कुछ नॉन लिविंग भी ग्रोथ दिखाते हैं। रिप्रोडक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि सारे लिविंग बींग्स जो हैं वो ग्रोथ दिखाते, वो रिप्रोडक्शन ही नहीं दिखा रहे हैं। जैसे एक होता है म्यूल, ठीक है, वो स्टेराइल होता है, वो नहीं दिखाता। एक होता है वर्कर बीज, ये भी नहीं दिखाते, पर ये सब क्या है? लिविंग बींग्स हैं, पर ये रिप्रोडक्शन नहीं दिखा रहे। तो इसीलिए हम कहते हैं रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट आएगा मेटाबॉलिज्म। अच्छा, रिप्रोडक्शन में ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको वीडियो अपलोड करते ही ग्रुप पे उस पेज को शेयर कर दूंगी, और उसको पढ़ लेना ज़रूर, ठीक है। उसको पढ़ लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार बस पढ़ ज़रूर लेना, अदरवाइज उसको मैं क्वेश्चंस में कवर ज़रूर करूँगी। मैं लिखती जा रही हूँ, नोट बनाते जा रही हूँ, जो रह रहा है या जो भी है वो सब क्वेश्चंस में कवर करना है। अच्छा, नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है चयापचय। इसमें क्या होता है? देखो, मेटाबॉलिज्म हर लिविंग बीइंग में होता है, ठीक है, और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता है। ध्यान देना, हर लिविंग में होता है और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? अच्छा, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? देखो, हमारी बॉडी है, क्या हर लिविंग बॉडी में रिएक्शंस होती ही होती हैं, जिनको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, हर लिविंग बीइंग में होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस होनी बहुत ज़रूरी है, उसी से हमारी बॉडी चलती है, ठीक है। तो वो रिएक्शंस होनी ज़रूरी है, उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये रिएक्शंस हर लिविंग में होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती है।
तो इसलिए हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो लिख लीजिए मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिफाइनिंग है, तो यानी कि मेटाबॉलिज्म है, तो नोट डाउन करिए। नेक्स्ट है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है कोशिका संगठन। अच्छा, ये डीपी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, देखो हमारी क्या, हर लिविंग बीइंग की बॉडी सेल्स से बनी होती है, कोशिका से बनी होती है। नॉन लिविंग कोशिका से नहीं बना होता है, आपको पता है ये बात, है ना। अच्छा, तो हर लिविंग बीइंग कोशिका से बना है, हर लिविंग बीइंग सेल से बना है। सेल्स धीरे धीरे टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज इकट्ठा होके ऑर्गन बनाते हैं एक, ठीक है। ऑर्गन इकट्ठा होके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ये सब क्या ऑर्गन है। स्टमक हो गया, ऑर्गन है, ठीक है। तो और ईसोफेगस क्या हो गया, बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम जो पढ़ेंगे ना सब आएगा। ईसोफेगस क्या हो, हिंदी में जरूर मेंशन करूंगी, चिंता बिल्कुल नहीं करनी। ईसोफेगस हो गया, तो ये सब क्या है, ये ऑर्गन है। और एक ये क्या काम करते हैं, सारा डाइजेशन का काम करते हैं। तो ये सारी जो पूरी ऑर्गन्स हैं, ये क्या बनाया इन्होंने, एक सिस्टम बनाया जिसको हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब समझे, सेल्स थे, सेल्स ने टिश्यूज बनाया, टिश्यूज ने ऑर्गन्स बनाए, ऑर्गन्स ने ऑर्गन सिस्टम बनाया, और उस ऑर्गन सिस्टम ने हम जैसे महारथी बनाए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आया, तो इसीलिए हम क्या, और हर सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है, हर आपको उसमें सेल्स देखने को मिलते हैं। तो सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। उसके बाद कॉन्शियसनेस आएंगे, यानी कि चेतना। अब आपको पता है हर लिविंग बीइंग चेतनात्मक, सही बोला मैंने, चेतनात्मक होता है, ठीक है, कॉन्शियस होता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमेशा उसके इर्द गिर्द होती हैं जो उसको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करने पे मजबूर करती ही करती हैं। तो हर लिविंग बीइंग, अभी अगर मैं कुर्सी पे लाइट जलाऊं या फिर कुर्सी पे कुछ गर्म प्रेस रख दूं, तो कुर्सी ऐसे हिले, ऐसे कुछ नहीं हो जाएगी, ऐसे मतलब एकदम से भागने दौड़ने लगे। पर तुम्हारे हाथ पे अगर मैं प्रेस लगा दूं, तुम एकदम या ये सब करने लग जाओगे। तो तुम क्या हो, कॉन्शियस हो भाई अपने उसको लेकर, है ना। तो वही चीज़ है, कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो लिविंग बीइंग्स क्या करते हैं, सेंस, उस चीज़ को सेंस किया, महसूस किया, और उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं उस एक्सटर्नल स्टिमुलाई पर, यानी कि जो भी मैं दे रही हूँ, यानी कि, और वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई कौन कौन से, जैसे लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, कुछ पोल्यूटेंट्स हो गए, और कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स हो गए। ये सारी चीज़ें स्टिमुलाई में आती हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन कौन सी है भाई, मेटाबॉलिज्म भी है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी है, कॉन्शियसनेस भी है, ठीक है। कॉन्शियसनेस, अगर कॉन्शियसनेस की जगह ऑप्शन में लिखा रहता है सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, तो एक ही बात है, ठीक है। तो मतलब कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इज नॉट, दे आर नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बट मेटाबॉलिज्म, आपका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और आपका कॉन्शियसनेस, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। समझ गए इस चीज को आप पूरी तरीके से, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे, ये जो भी लिखा है ना मैंने अब इस पेज पर, या तो आप इसको पढ़ के खुद समझ सकते हो, नहीं समझोगे तो चुपचाप मेरी बात सुनोगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है लिविंग वर्ल्ड में आप रहते हो, एक लिविंग वर्ल्ड में आप रहते हो जहाँ पे आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, तरह तरह के, डाइवर्सिटी है पूरे में, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब तरह तरह के, विविधता, ठीक है। तो मतलब कि क्या हुआ कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सेवरल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, सेवरल ऑर्गेनिज्म जिनको हम देख भी नहीं सकते अपनी नेकेड आई से, फिर भी वो हैं। जिनको हम देख सकते हैं वो भी हैं। तो मतलब हजारों, लाखों, करोड़ों, जितने भी होंगे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके के। इसी को पहला टर्म हमारा आया बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता जिसको हम कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो अगर आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ निकल के आया, अगर आपसे पूछा जाए बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो आप बोलेंगे नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है। नंबर कितने हैं, नंबर और कितने तरीके के हैं, तो ये सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी में आती हैं, ठीक है। अभी क्या होता है, देखो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने सारे हैं, तो उनको भाई नाम देना ज़रूरी है ना। बिना नाम के, आपका खुद का भी नाम है, ठीक है, आप खुद भी एक कैटेगरी में इन्वॉल्व हो। कौन सी कैटेगरी हो आप, ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी हो ना। अच्छा, तो ऐसे ही जो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके इर्द गिर्द हैं, उन सबको एक कैटेगरी में डालना ज़रूरी था, उन सबको एक नाम देना ज़रूरी था। ऐसे तो उनके नाम थे। अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे दूं मैंगो का, जिसको हम इंडिया में आम बोलते हैं, हो सकता है कहीं और इसको कुछ और बोलते
हो सकता है कहीं और इसको कुछ और बोलते हो। तो अगर आप इंडिया वाले कहीं और जाएंगे बोलेंगे भैया ये आम दे दो, तो वो हमें कहेंगे ये क्या बोल रही है, ठीक है। तो इसीलिए एक ये सब तो क्या हो गए, ये लोकल नेम्स थे। तो अब इन लोकल नेम्स के उस पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नहीं कैटेगराइज कर पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे। तो पूरे वर्ल्ड में एक क्या होना ज़रूरी था, एक कॉमन चीज़ होनी ज़रूरी थी कि भाई हाँ इस ऑर्गेनिज्म के लिए ये नाम है, तो इस नाम से पूरा संसार इसको जानेगा। तो इसीलिए इस चीज़ को क्या बोला कि हमने एक साइंटिफिक नेमिंग करनी ज़रूरी है, हर चीज़ की, हर ऑर्गेनिज्म की एक साइंटिफिक नेमिंग करनी बहुत ज़रूरी है, यानी कि उनको एक बायोलॉजिकल नेम देना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि हम इनका नामकरण करेंगे, और उस नामकरण को करने के लिए बहुत से चीज़ें हमें देखनी है, अभी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि उस नामकरण को क्या बोला हमने, नॉमेनक्लेचर, नामकरण हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो क्या था, देयर इज़ अ नीड टू नेम देम, ज़रूरी था उनको नाम देना, साइंटिफिक नेमिंग करनी ज़रूरी थी, सो दैट दे आर नॉट कॉल्ड बाय डिफरेंट डिफरेंट नेम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनको तरह तरह के नामों से ना बुलाया जाए डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड्स में, जो समझने लायक ही ना हो, ठीक है। तो इसीलिए एक नाम देना ज़रूरी था, जिसको हमने कहा नॉमेनक्लेचर करना, उनका नॉमेनक्लेचर ज़रूरी था, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर कब पॉसिबल था, पहली चीज़ नॉमेनक्लेचर कब पॉसिबल था, सपोज तुम हो, अच्छा मान लो तुम पैदा हुए, ठीक है, तुम पैदा हुए, अच्छा अगर तुम जैसे अब इंसान से इंसान नहीं पैदा होंगे, इंसान से जानवर पैदा नहीं होगा, मान लो इंसान से जानवर पैदा हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, जानवर पैदा हो गया, सब देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है। अब भाई ऑर्गेनिज्म आया है कोई धरती पर, तो उसको किसी ना किसी कोई नाम देना ज़रूरी था, किसी न किसी कैटेगरी में डालना ज़रूरी था। तो उस चीज़ के लिए हमने क्या करना ज़रूरी था, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यानी कि उसको पहचानना पड़ेगा, भाई ये कहाँ का है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, या फिर हम इसको कहाँ किस चीज़ से हम इसको मेल जोल इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। तो नॉमेनक्लेचर इज पॉसिबल व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली, यानी कि जो भी वो जानवर, जो भी वो एनिमल या कुछ भी जो वो पैदा हुआ है, तो उसको हमारे लिए ज़रूरी था कि हम उसको पहले तो करेक्टली डिस्क्राइब करें, उसको पहले तो सबसे पहले जान लें कि वो कौन है क्या है। तो वो सबसे पहले उसकी क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी था, लिखिए बहुत ज़रूरी है, पहचान करनी उसकी ज़रूरी थी, ये हमने करा। अच्छा लेकिन अब इसमें ये देख लो, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, प्लांट्स के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए या फिर साइंटिफिक नेमिंग के लिए क्या था, एक क्राइटेरिया गिवन था, और वो किस में गिवन था, आईसीबीएन। आईसीबीएन का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, हिंदी में मैंने ज़रूर लिखा हुआ है, आप लिख लीजिए, वनस्पतिक नामकरण का अंतरराष्ट्रीय कूट, लिख लीजिए प्लीज़, लिख लीजिए, वनस्पतिक नामकरण का अंतरराष्ट्रीय कूट, ठीक है। तो प्लांट्स के लिए आईसीबीएन में कुछ क्राइटेरियाज गिवन थे, एनिमल्स में आईसीजेडएन के लिए जेडएन में कुछ क्राइटेरियाज गिवन थे, जिनके बेसिस पे हम उनका नामकरण कर रहे थे। आईसीजेडएन को अब लिखा हुआ है प्राणी नामकरण का अंतरराष्ट्रीय कूट, लिख लीजिए, ठीक है, ये पता होना आपको जरूरी है, क्या है, प्राणी नामकरण का अंतरराष्ट्रीय कूट। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स में, प्लांट्स के लिए आईसीबीएन में दिया था, और प्लांट्स मतलब बोटैनिकल, एनिमल्स जूलॉजिकल। जब हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं ना, तो हम जूलॉजी करते हैं, जब हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं तो हम बॉटनी करते हैं। जैसे कि एनिमल्स की स्टडी, जैसे कि मैंने जूलॉजी कर रखी है, ठीक है, तो एनिमल्स का मतलब, अच्छा तो ये क्या हुआ, आईसीजेडएन, ठीक है। तो मतलब उनका नामकरण करना ज़रूरी था, और नामकरण की कुछ क्राइटेरियाज गिवन थे, प्लांट्स के लिए इसमें गिवन था और एनिमल्स के लिए इसमें गिवन था, ठीक है, ये आपने जान लिया। अच्छा बात हम कर रहे थे आइडेंटिफिकेशन पर, कि भाई जो भी जानवर पैदा हुआ है उसकी पहचान करनी ज़रूरी है, पहचान कर ली, ठीक है कर ली। अब आएंगे हम नेक्स्ट उस पर कि पहचान करने के बाद क्या हुआ, नॉमेनक्लेचर करना ज़रूरी था, लेकिन उसके लिए एक और चीज़ ज़रूरी थी, क्लासिफिकेशन करना, यानी कि एक वर्गीकरण करना। अब क्लासिफिकेशन क्या है, समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग बांट देना, यानी कि सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के ऊपर उनको बांट देना। जैसे कि कोई भी वो जानवर पैदा हुआ है, वो किस जानवर से, हमारे जो लिविंग वर्ल्ड में बहुत तरह तरह की जानवर हैं, किस एनिमल से वो एनिमल मैच कर रहा है, उसकी जैसे हेयर है, मान लो उसके उस पर हेयर है, अच्छा ये इस पर हेयर है, अच्छा उसकी मूछें हैं, अच्छा इस वाले की भी मूछें, अच्छा ये इस तरह की आवाज़ है, अच्छा इसकी इस तरह की आवाज़ है। तो क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, एक सिमिलैरिटीज़ निकाल ली, अच्छा मतलब ये इस एनिमल जैसा दिखता है,
यानी कि ये इस कैटेगरी का हो सकता है। इस तरह से हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया और उसको उसके ग्रुप में, उसकी कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, मान लो हमने क्या किया, अच्छा इसकी मियाओ जैसी आवाज़ है, इसकी मूछें हैं, ये है वो है, तो हमने क्या किया, उसको कैट्स की कैटेगरी में डाल दिया सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर। तो उसको हमने क्या कहा, हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, लिख लीजिए। ठीक है, तो अच्छा ये हो गया। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज। अब जो ये कैटेगरीज है, जैसे कैट एक कैटेगरी हो गई, प्लांट्स, एनिमल्स या फिर डॉग्स एक कैटेगरी हो गई, तो ये कैटेगरीज है। इन कैटेगरीज को क्या कहते हैं, टैक्सा। बहुत सारी, आई नो बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीजें हैं, पर आप लिखते चलिए। टैक्सा, जिसको हम कहेंगे वर्ग। आप सोच रहे होंगे यार ये क्या है, यार ये तो इंपॉर्टेंट नहीं लग, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लिविंग वर्ल्ड दे रखा है तो आपको करना पड़ेगा। टैक्सा वर्ग कहते हैं, यानी कि इन चीज़ों को हम टैक्सा कहते हैं, यानी कि एक साइंटिफिक टर्म है कैटेगरीज के, ये टर्म है, उस टर्म को क्या कहते हैं, टैक्सा कहते हैं। ये कैटेगरीज है ना, कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, ये कैटेगरीज हैं और इनको एक टर्म दे दिया है टैक्सा, इनको टैक्सा बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक तो ये हो गया। नेक्स्ट है कि प्रोसेस। अच्छा, अब हमने जो क्लासिफिकेशन किया है, क्लासिफिकेशन हमने डिफरेंट क्या किया, हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा में कैटेगराइज कर दिया ना, क्लासिफाई कैटेगराइजेशन हमने कर दिया, यानी कि हमने उस जानवर को कैट्स की कैटेगरी में डाल दिया, यानी कि कैट एक टैक्सा है तो उसमें हमने कर दिया। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण ही बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। ठीक है, लिख लीजिए टैक्सोनॉमी। अच्छा, अब हमने आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया और क्लासिफिकेशन भी कर लिया। अब क्या है, अच्छा यहाँ पे ये आ गया, एक चीज इंपॉर्टेंट लिखिए। अब हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब हमने आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया, पहचान भी कर ली और उसको क्लासिफाई भी कर दिया, अब हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना कि नॉमेनक्लेचर के लिए यानी कि नामकरण के लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एक ऑप्शन और दिया जाता है, कैरेक्टराइजेशन, अगर वो ऑप्शन में दिया है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, कि मतलब कैरेक्टराइजेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहचानी। ठीक है, तो इसको एक अलग ऑप्शन में कभी कभी दे देते हैं। तो लिख लीजिए कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन जरूरी है, ये तीनों चीजें किसके लिए, नॉमेनक्लेचर के लिए। ठीक है, अब आते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पे, जो जिसको हमने कहते हैं द्विपद नामकरण, और जो दिया था कैरोलस लिनेयस ने। अब हमने नॉमेनक्लेचर करना है, तो क्या है कि लिनेयस साहब ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। क्या बोला इन्होंने कि नॉमेनक्लेचर जब हम करते हैं किसी भी इंसान का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो हम उसको कैसे करते हैं, बाइनोमियल तरीके से करते हैं। यानी कि मान लो ह्यूमन हो गया, एक ह्यूमन को एक साइंटिफिक नेमिंग करनी है इसकी, यानी कि बायोलॉजिकल नेमिंग करनी है, तो हमने होमो सेपियंस बोला उसको, यानी कि मानव जाति बोला हमने उसको। ठीक है, ये हमने उसकी नामकरण उसका कर दिया, होमो सेपियंस के नाम से ये जाना जाएगा। यानी कि बाइनोमियल मतलब दो कॉम्पोनेंट्स होने चाहिए नाम में, ये जो पहला है और एक ये दूसरा है। ठीक है, पहला जो है तो वो तो जीन दिखाता है, जीनस होमो, और जो दूसरा है वो स्पीशीज दिखाता है, यानी कि पहला वर्ग दिखाता है और दूसरा जाति दिखाता है। वर्ग नहीं, यहाँ वंश होगा। ठीक है, वंश, तो मतलब पहला जीन दिखा रहा है, वंश दिखा रहा है, और दूसरा स्पीशीज दिखा रहा है, जाति दिखा रहा है। होमो सेपियंस पहला जेनेरिक नाम है और दूसरा स्पीशीज स्पेसिफिक नाम है, स्पीशीज का नाम है। ठीक है, तो होमो सेपियंस, ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम क्या हुआ, होमो सेपियंस। अच्छा, ये लैटिन लैंग्वेज में होते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, जैसे कि देखो यहाँ इटैलिक्स मतलब टेढ़ा करके इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, लैटिन से ये लैंग्वेज से लिए गए, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, तो आपको चीज समझ में आई कि बाइनोमियल तरीके से करते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है जीनस वाला और दूसरा होता है स्पीशीज का। यहाँ पे ये जो चीज देख रहे हैं आप, ये चीज देख रहे हैं, ये कॉमन नाम है। जैसे मैन को हमने क्या कहा था, होमोसेपियन कहा था। हाउस फ्लाई को क्या कहा था नहीं, मतलब क्या नाम रखा हाउस फ्लाई का, नाम रखा हमने मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, यानी कि ये जो पहला वाला है ये जीनस है और ये दूसरा वाला क्या है, स्पीशीज है। ठीक है, मैंगो जैसे हो गया, इसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका,
तो मैंजीफेरा जीनस का हो गया और इंडिका स्पीशीज हो गया। वीट है जैसे, तो वीट का क्या है, ट्राइटिकम एस्टिवम, तो ट्राइटिकम क्या है, जीन है, और एस्टिवम क्या है, स्पीशीज है। तो अब समझिए इस चीज को, तो पहला जीनस होगा और दूसरा स्पीशीज होगा। इनको इटैलिक्स में लिखते हैं, याद रखेंगे, लैटिन लैंग्वेज से ये लिखे गए हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। आप ये याद कर लेना प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेक्सोनोमिक हेरार्की, जिसको हम कहते हैं वर्गीकरण पदानुक्रम। एक ये आपको याद करना है, क्या होता है कि जो भी कैटेगरीज हैं जिसमें हमने बांटा है, उसकी एक हेरार्की है, यानी कि स्पीशीज़ होता है, एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पीशीज़ होता है, जीन होता है, एक फैमिली होती है, ऑर्डर होता है, क्लास होता है, फाइलम होता है और किंगडम होता है। हिंदी में लिखा हुआ है मैंने, आपको ज़्यादा इसके बारे में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस जानना है कि एक ऑर्डर होता है जिस पे वो बांटे जाते हैं, और सबसे लोएस्ट कैटेगरी स्पीशीज़ है और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम है, ये याद रखनी है आपको, ठीक है। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे और फिर सबसे बड़ा ये, ठीक है। तो सबसे छोटा स्पीशीज, सबसे बड़ा किंगडम। उसके बाद आता है कि अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा फीचर्स कॉमन या फिर सिमिलर, एक जैसे, कौन सी कैटेगरी में पाए जाएंगे, तो आप बोलेंगे स्पीशीज में सबसे ज़्यादा। ये लोएस्ट कैटेगरी है, पर हाईएस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स इसमें मिलेंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं घुसना है, क्योंकि इसको मैं आपको जानने के लिए बहुत सी चीज़ें जाननी पड़ेंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको बस इतना याद रखना है, स्पीशीज़ लोएस्ट कैटेगरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स इसी में होते हैं। इसी तरह से हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है, किंगडम है, लेकिन सबसे कम कैरेक्टर्स कॉमन किंगडम में होते हैं। तो आप उस हिसाब से, अगर आपसे बोला जाए कि सिमिलर फीचर्स के बेसिस पर इनको वो करो, अरेंज करो, तो आप समझ जाएंगे सिमिलर फीचर्स, यानी कि अगर बोला जाए कि असेंडिंग ऑर्डर में करो, यानी कि सबसे कम से लेकर के सबसे ज़्यादा तक में करो, कि सबसे कम किस में होते हैं। और उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए, फाइलम दे दिया, फैमिली दे दिया, जीन दे दिया और क्लास दे दिया। अब आपसे बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करो सिमिलर फीचर्स में, यानी कि सबसे कम किस में, उसके बाद सबसे ज़्यादा किस में। तो आप बताइए सबसे कम किस में है, इनमें से सबसे कम कैरेक्टर्स कॉमन किस में है, फाइलम में है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम देखें, अगर फाइलम के बाद क्लास में होगा, उसके बाद थोड़ा और किस में बढ़ेगा, उसके बाद फैमिली में आ जाएगा, फिर लास्ट में जीनस में, यानी कि सबसे कम फाइलम में, उसके बाद बढ़ेगा किस में, उसके बाद होएगा क्लास में, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज में सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझे इस चीज़ को, आई होप समझे होगे, क्योंकि मैंने समझाने की तो कोशिश बहुत की है। सिंपल आपको कुछ नहीं याद रखना है, एक हायरार्की है, उसमें आपके साथ कुछ कैटेगरीज हैं, सबसे छोटी कैटेगरी स्पीशीज होती है, ठीक है, और उस हिसाब से बढ़ता चला जाता है। किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरी होती है, लेकिन किंगडम में सबसे कम कॉमन फीचर्स होते हैं और स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा कॉमन फीचर्स होते हैं, और उस हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं। अब आते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स पे, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसी एड्स हैं, कुछ ऐसी हेल्प करने वाली चीज़ें हैं जो वर्गीकरण में, नामकरण में, इन सब चीज़ों में, प्लांट्स एंड एनिमल्स को पहचानने में, सब में हेल्प करती है। सो सबसे पहले आएगा हर्बेरियम। हर्बेरियम को हिंदी में लिखा हुआ है वनस्पति संग्रहालय। इसमें क्या करते हैं, इसमें कलेक्शन है किसका, प्लांट स्पेसिमेंस का कलेक्शन है, जो कि ड्राइड, सूखे हुए हैं और प्रेस्ड है, दबाए गए हैं किसी चीज़ से, और उनको प्रिजर्व किया गया है, प्रिजर्व्ड है, ठीक है, शीट्स पर उनको प्रिजर्व किया गया है, दबाया गया है, प्रेस किया गया है। तो ऐसे प्लांट स्पेसिमेंस का कलेक्शन कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, हर्बेरियम में, पहली चीज़। नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन है और इनको नाम दिया गया है, नेमिंग करी गई है इनकी, ठीक है। थर्ड है म्यूजियम। म्यूजियम में आपको कलेक्शन मिलेगा प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंस का। जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स का प्रोटेक्शन होता है। उसके बाद की है, की में आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं प्लांट एनिमल्स का, उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर। कुछ नहीं करना है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड द लीड। अभी क्या होता है ना, देखो क्या होता है कि मान लो कोई जानवर है, उसके बाल हैं, ठीक है, बाल है या नहीं हमें जानना है, तो अब हम कहेंगे 2 स्टेटमेंट करेंगे, येस और नो, ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गए। बाल है तो येस वाला एक्सेप्ट हो जाएगा, बाल नहीं है तो नो वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वही लिखा हुआ है, जो ये हर
की में जो स्टेटमेंट होते हैं उसको लीड बोलते हैं। हर सेट ये मतलब येस जो एक स्टेटमेंट हो गया वो एक लीड है, नो एक स्टेटमेंट हो गया वो एक लीड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट है आपका मैनुअल्स। मैनुअल्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है आइडेंटिफिकेशन के लिए। और नेक्स्ट है आपका मोनोग्राफ, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है एक टेक्सॉन पर, यानी कि एक टेक्सा पर, यानी कि एक कैटेगरी पर। आपको बस इतना जानना है। आई होप लिविंग वर्ल्ड आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब मैं इसके MCQ बनाऊंगी ना तो इस तरह से बनाऊंगी कि आपकी एक भी लाइन मिस नहीं होगी। जो आपको समझ भी नहीं आई है ना तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि उन MCQ को जब आप देखेंगे तो आपको वो पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से हम उसको MCQ हर एक लाइन से MCQ बना दूंगी मैं, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम करेंगे प्लांट लाइफ, उसके बाद करेंगे ह्यूमन बॉडी। तो और नोट्स का मैं बता दूं, जो भी मुझसे नोट्स मांग रहे हैं, नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए। सारे नोट्स प्रिपेयर होते ही मैं यहाँ पे ग्रुप पे यहाँ पे वीडियो में बोल दूंगी, तो आप उन नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।